बांटो सिलेबस दो सबको। सिलेबस आपको मिल रहा है अपने नोट्स के फर्स्ट पेज पे, सिलेबस को डालिए, है ना। आइडिया रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है ना। इसकी आइडिया बिल्कुल आपको होनी चाहिए। आपका ये 11th नहीं है कि आप लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हो और इधर से याद नहीं रहे तब भी काम चलेगा। ये 12th है, आप लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होगे उसके बावजूद भी आपको फर्स्ट चैप्टर याद होना चाहिए, क्योंकि 12th में आपको बोर्ड का एग्जाम देना है और वो भी 1 से 15 चैप्टर आपको होना चाहिए और अभी याद होना चाहिए। तो हमारी जो स्टार्टिंग होनी चाहिए जोरदार होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो सालों भर रहे। अपने आप को एनर्जाइज करने का दो चीज होता है, एक है मोटिवेशन जो परमानेंट कभी नहीं होता है। मोटिवेशन कभी भी परमानेंट नहीं रहता है। आज अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेटेड रहिएगा, कल मोटिवेटेड रहिएगा, परसों डीमोटिवेट थोड़ा सा कम मोटिवेटेड रहिएगा और तरसों से तुम्हारी कहानी फिर से वहीं आ जाएगी जहां से स्टार्ट किए थे। तो मोटिवेशन कभी भी परमानेंट नहीं होता है, लेकिन अगर हैबिट बना लिया जाए तो परमानेंट है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ठंडी में नहाने के लिए तुमको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, लेकिन क्या ब्रश करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है? क्यों, ब्रश में भी तो ठंडा पानी यूज होता है, वो हैबिट। वॉशरूम जाने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है क्या? नहीं, वो क्या है, हैबिट है। लेकिन नहाना हैबिट में नहीं है। अच्छा आप देखते होइएगा पुराने लोगों को जो 5 बजे भोर में जग जाता है, लोग नहाता धोता है, जो भी ये पूजा पाठ वो लोग करता है, उन लोगों को देखिएगा ठंडी हो बरसात हो जाड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुबह लोग जागेगा और नित्य क्रिया से निपट होगा। क्यों? उनके हैबिट में है। किसमें है? हैबिट। तो हमें भाई डेवलप क्या करना है, हैबिट डेवलप करना है। हमें मोटिवेशन से नहीं कि हमको 5 दिन पर एक दिन मोटिवेशन मिलना चाहिए तो हम पूरे सप्ताह पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है। हमारा हैबिट इस तरह से डेवलप होना चाहिए। तो पढ़ाई का स्ट्रेटजी इतना जोरदार होना चाहिए। हम ये नहीं करें कि तुम रूटीन 12 घंटा का बना लो, बिल्कुल नहीं। रूटीन तो सबसे आसान बनाना चाहिए, एकदम इजी बनाना चाहिए, जिसको तुम एकम्प्लिश कर पाओ, अचीव कर पाओ, पूरा कर पाओ। और जब एक बार पूरा होगा, पढ़ने का एक बार लत लग जाएगा, तो धीरे 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 पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और मिनिमम कोर सब्जेक्ट होता है या तो पीसीएम या बी। तो कोर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1 घंटा जरूर देना है पर डे। एकदम 1 घंटा तो देना ही देना है, नहीं देने का कोई सवाल नहीं है। सी को भी 1 आवर देना है भाई। मैथ्स को 1 से 2 घंटा दे सकते हैं। सर इसमें आप बढ़ा क्यों दिए? तो मैथ्स को 1 से 2 घंटे इसलिए क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस का चीज होता है, उसको आपको बनाना होता है। और बायो को भी 1 से 1.5 घंटा दीजिए, वो भी फैक्चुअल चीजें होती है जो आपको याद करना है। तो इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है पीसीएम या पीसीबी, एटलीस्ट 3 घंटा पर डे पढ़ना है। एटलीस्ट 3 घंटा पर डे पढ़ना है। इंग्लिश के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है, हिंदी के लिए क्या स्ट्रेटजी है? तो देखो इंग्लिश और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हम लोग ध्यानपूर्वक क्लास में अपने आप को रखें ध्यान से एकदम, तो फुल टू इंग्लिश या हिंदी क्लास में याद हो जाता है। और हिंदी तो पूछो मत, तुम लोग 10th तक हिंदी पढ़ के आए तो हिंदी तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन इंग्लिश अगर ध्यानपूर्वक अगर पूरे क्लास में आप हैं तो भारी आपके लिए थोड़ा भी नहीं। आप 15 मिनट भी बाहर पढ़ लीजिएगा, मोर देन इनफ होगा। लेकिन पढ़ना है, ध्यान रखना चाहिए। अब ज्यादा हैं वो में खाली रहिएगा क्लास में तो फिर ध्यान रहेगा नहीं। तो आपको इस तरह के स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, क्योंकि देखो शुरुआत से अगर बच्चा 3 घंटे से 4 घंटे का पढ़ने का हैबिट बना लेगा ना, तो उसको लास्ट में डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसको लास्ट में ये नहीं खोजना पड़ेगा कि क्या पढ़ें, शॉर्ट्स क्वेश्चन दे दीजिए सर, इंपॉर्टेंट गेस दे दीजिए, ऐसा कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। कब ऐसा कब फील होगा? जब शुरुआत से आप 3 से 4 घंटा पढ़िएगा। तो सबसे पहला चीज आपके डेली लाइफ में ये इन्वॉल्व कराना है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन हमको कम से कम 3 घंटा पर डे पढ़ना है, कोचिंग ट्यूशन के अलावे।
आप चाहें आप रात के ही 3 घंटा निकाल लीजिए, 7 से 10 या 6 से 9, जो भी आपको निकालना है। 3 घंटा आप रात को ही निकाल लीजिए तब, या आपकी इच्छा, आप 3 घंटा दिन में निकालिए तब, या 2 घंटा दिन में 1 घंटा रात में, या 2 घंटा रात में 1 घंटा दिन में। लेकिन 3 घंटे का जो रूल है, कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। हाँ, छुट्टी का दिन है उसमें तो ऑब्वियस सी बात ब्रेक होगा। जैसे मान लो संडे है, तो संडे के दिन आपको नहीं पढ़ना है, बस पीछे के चीज़ों को, एक पूरे सप्ताह के चीज़ों को रिवाइज करना है, 1 घंटा 2 घंटा कर लो, बाकी खेलना भी ज़रूरी है। आप संडे को जाओ खेलो, है ना। तो उसके बाद खेलना इसलिए ज़रूरी है कि तुम्हारा उम्र ग्रोइंग एज है, उसमें माइंड और न्यूरॉन्स तभी वर्क करेगा जब उसको प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन पहुंचेगा, और ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन है, तुम्हें पता है कौन? आयरन, ब्लड में उपस्थित आयरन। तो ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो ऑक्सीजन पहुंचेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा दिमाग चलेगा। तो देखते हुए कुछ बच्चा रील्स वील्स जो देखने का आदी है, या कुछ अपने दिमाग में उल्टा सीधा सोचते रहता है, वो सुस्त पड़ा रहता है। गए बर्तन धोना, खाना ना बनता है, बनता ही नहीं, छोड़, ऐसा रहता है। लेकिन क्या वही बच्चा बचपन में ऐसा रहता है? नहीं, उछलते कूदते रहता है। तो आपका जो उछल कूद है, वो 11th में आते आते मोबाइल में घुस जाता है, उसको निकालना है। मोबाइल के बाहर भी दुनिया है, इंस्टाग्राम फेसबुक के अलावा भी दुनिया है, उस दुनिया को जीना है। कम से कम आपको संडे का दिन रखना है, कपड़ा खींचने, घर की सफाई करने, टेबल को साफ करने, रूटीन बनाने। रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है, फिर से फाड़ो, फिर बनाओ। मतलब सप्ताह में एक बार रूटीन फाड़ के बना ही लेना है। हमेशा नया करते रहना है। हमेशा नया करते रहोगे तो मोटिवेटेड है, क्योंकि हमारा मन जो साइकोलॉजी है ना, हमेशा नया चाहता है। आप पुराना कोई भी फेवरेट चीज़ है, लेकिन नया आएगा जो थोड़ा सा अच्छा लगे, 2 दिन 4 दिन पुराना को छोड़ देते, नए को पहनना शुरू कर देता है। ये वास्तविकता है कि हमारा मन हमेशा नया को चाहता है। तो नया को चाहता है तो हम रूटीन, अगर हमारा थोड़ा भी इधर उधर ब्रेक हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है, रूटीन फाड़ेंगे, फिर से रूटीन बनाएंगे, फिर से चिपकाएंगे। टेबल चेयर पे पढ़ना है, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेड पर बैठ के पढ़िएगा, पढ़ाई नहीं होगा। बेड सोने के लिए होता है। अगर तुमको एक बकेट पानी दे दिया जाए, कहा जाए जाओ किचन में नहा लो, तो कहेगा सर पगला ये गए हैं, किचन में नहाया जाता है, किचन में खाना बनता है। बेड सोने का चीज़ है, पढ़ने का नहीं। आप जाइएगा पढ़ने, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ सकते हैं, उसके बाद रजाई में जैसे ही गोर गर्म होगा, आपको थोड़ा सा रील्स देखने का मन करेगा। रील्स देखते देखते कब मोबाइल है बज रहा है, कौन रील्स लगातार चल रहा है, आप इन्हें पढ़ाए हुए हैं। अगर रूममेट है तो आगे जगह है, खाना बनाओ, पढ़ ले तू, अब चल खाना बनाओ। तो टेबल चेयर पर रहेगा ना, तो तुम टेबल चेयर पर नहीं सो सकते हो। तो टेबल चेयर होना चाहिए पढ़ने का तौर तरीका। और 3 घंटा का रूटीन तो कभी ब्रेक नहीं करना है, कभी नहीं। 3 घंटे का रूटीन एकदम चाहिए ही चाहिए, संडे छोड़ के। कुछ कोई भी दिन हो, कोई भी खराब दिन हो, कोई भी अच्छा दिन हो, हमारे घर से कोई आ गया हॉस्पिटल में, हमको खिचड़ी पहुंचाना है, खाना पहुंचाना है, कुछ भी हो, सब में 24 घंटा में तुम 3 घंटा जरूर निकाल सकता है, कोचिंग ट्यूशन के अलावा। ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के देखिएगा तो आप अपने मोबाइल को कम से कम 6 से 8 घंटा ऑपरेट कर लेते हैं। 6 से 8 घंटा मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, ऑपरेट कर लेते हैं। दिल पे हाथ रख के देखिए तुम, क्या आप उसमें से आधा टाइम 3 घंटा पढ़ने के लिए नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पहला स्ट्रेटजी हमारा फोकस के कितने का होना चाहिए भाई? 3 घंटे का, नहीं नहीं 4 घंटा। अभी शुरुआत देखिए, अभी कहने के लिए आप आज मोटिवेटेड है, कहिएगा 4 घंटा का रूटीन बताएंगे, कोई बात नहीं, 3 से 4 वो आपके इंटरेस्ट पर है, वो तो सीधे ले जाएगा आपको। इंटरेस्ट है ना, जैसे आपको होमवर्क मिलेगा, बनाने का मन करेगा, 2 क्वेश्चन बनेगा, तुम 4 को बनाने लगेगा, तो खुद ब खुद वो तुम्हारा ले जाएगा, तुम्हें बनाने की जरूरत। लेकिन 3 घंटा मिनिमम, 3 घंटा मिनिमम एकदम प्रॉपर ढंग से रखना ही रखना है। पहला स्ट्रेटजी फॉलो करना है। दूसरा स्ट्रेटजी कि जैसे 2026 का पेपर हो जाता है तो क्वेश्चन बैंक आ जाएगा मार्केट में। क्या आ जाएगा? क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है। क्या खरीद लेना है? क्वेश्चन बैंक। और मान लीजिए हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ है, तो पहला चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा तो सबसे पहला आपका ड्यूटी है क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव भराओ। वैसे तो मैं करा देता हूँ, लेकिन तुम खुद से बनाओ ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट क्वेश्चन बनाओ, लॉन्ग क्वेश्चन बनाओ। डाउट पूछे, डाउट हो बिल्कुल पूछना है। मैं क्या करवाता हूँ, तो ऑब्जेक्टिव पूरा करवा देंगे। इसके बाद इस साल से, पिछले साल से तो नहीं किए थे, लेकिन इस साल से शुरू कर रहे हैं
कि एक चैप्टर में कम से कम 200 से 250 ऑब्जेक्टिव मैं खुद से तैयार किया हूँ, तो 200 से 250 ऑब्जेक्टिव मैं आपको दूंगा, उसका डिस्कशन करा दूंगा। एक चैप्टर से कम, बड़ा चैप्टर होगा तब, छोटा चैप्टर होगा तो 100, 125, 100, 125, बड़ा चैप्टर होगा जैसे पहला चैप्टर बड़ा चैप्टर है उसमें लगभग 200 से 250 ऑब्जेक्टिव रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन तो मैं तुमसे क्लास में सुन लूंगा, घबराने वाली बात नहीं है, मैं याद दिलवा दूंगा। और तुम पढ़ने की इच्छा रखते हो तो मैं तुमसे याद करवा दूंगा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उसके लिए तुम टेंशन फ्री रहो। तो हमारे पढ़ाई का स्टडी एनसीईआरटी, जैसे चैप्टर ओवर होगा एनसीईआरटी का डिस्कशन होगा, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बनाना है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी पूरा एकम्प्लिश कर लेना है। ये इतना कर लिए तो बोर्ड के तरफ कभी ऐसे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, बोर्ड की तरफ ऐसे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ेगा। अब बोर्ड के अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव सोच रहे हो तो उसके लिए आपको शीट मिलेगा, उसके लिए आप बेसिक बुक बनाना चाहते हैं तो एम करीम आपको मिक्स क्वेश्चंस और बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लास में बनवाया जाएगा, जो सिंगेज से होगा, जो एच सी वर्मा से होगा, जो एम करीम का बेसिक क्वेश्चंस होगा, एस एल अरोड़ा होगा, बहुत सारे बुक का कॉम्बिनेशन आपको क्लास में बनवाया जाएगा। आप उस पर कमांड रखिए। पी वाई क्यू होगा, ये सारा चीज़ जैसे 11th में जो बच्चे मेरे पास पढ़े होंगे, जिस तरह से 11th में पी वाई क्यू ये सारा चीज़ चला था, उसी तरह से एक्स्ट्रा करिकुलम और जो भी होगा एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस जो होगा उस सारा चीज़ चलेगा। तो ये हम कैसे करना है आपको, पहला तो 3 घंटे पे फोकस करना है, दूसरा क्वेश्चन बैंक खरीदना है, हर हालत में सबके पास होना चाहिए। तुम लोग एग्जाम के 1 महीना पहले क्वेश्चन बैंक खरीदता है, एग्जाम के 2 महीना पहले क्वेश्चन बैंक, एकदम बेवकूफ़ हो। क्वेश्चन बैंक तो शुरुआत से होना चाहिए ना, तो हमको आइडिया आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन क्वेश्चन पूछा गया है, इस साल कौन क्वेश्चन पूछा गया है जो हम अगले साल नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। तो एकदम बिल्कुल पहला किताब जो खरीदना है एग्जाम के बाद, 2026 का एग्जाम हो जाता है, क्योंकि अब खरीदोगे अभी तो पुराना वाला दे देगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। 2026 का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चन बैंक खरीदना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बिल्कुल हम बनवाएंगे, ऑब्जेक्टिव 200 से 250 देंगे और उसके बाद सीट वीट आपको मिलता रहेगा। अगर आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो फिर हमारे तरफ से कोई कसर छूटेगा नहीं। अब इतना पढ़ने के लिए देखिए, जैसे हम लोग मार्केट से दूध लाते हैं, दूध एकदम शुद्ध है और बर्तन हम ऐसा रखें कि उसमें थोड़ा सा नींबू का रस गिरा हो या फिर संखड़ी वखड़ी हो, जूठन हो, तो क्या लगता है उसमें उबालने पर दूध शुद्ध रह जाता है कि फट जाता है? तो अपने बर्तन को भी पहले साफ करना है। अपने दिमाग में जितना कि क्रिंज चीज़ें भरी हुई है, जितना आलतू फालतू की चीज़ें भरी हुई है, उसको भी थोड़ा सा डिलीट करना है, सप्रेस करना है। नो डाउट आप मनुष्य हैं तो आप में मेरिट डिमेरिट सब में होता है, मेरिट डिमेरिट होगा, लेकिन उसके परसेंटेज को कम करना है, बढ़ाना नहीं है, सप्रेस कर देना है, दबा देना है। और दबा इस तरह से देना है कि हमारा जो ग्रोथ है उसमें अच्छाई दिखे, बुराई नहीं। हमको जो कोई देखे तो कहेगा नहीं 11th में ही नहीं पढ़ता, लेकिन 12th में चेंजिंग आया है इसमें। कोई यारी दोस्ती सब पढ़ाई के बियॉन्ड, बाद में, पढ़ाई के पहले कोई यारी, पढ़ाई में अगर यारी दोस्ती आ जाए तो फिर आपको यारी दोस्ती को ब्लॉक कर देना है, यारी दोस्ती को स्टॉप कर देना है। पढ़ाई मेन है। तो 3 घंटा कम से कम लेके चलना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी हालत में, उससे इधर उधर थोड़ा भी जाना होना नहीं है। अब आते हैं, ठीक है सबको सिलेबस मिल गया है, अब हम लोग आते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट के बारे में। जैसे हम बात करते हैं 12th की फिजिक्स की, कोई बुआ ये L2 और L3 ऊपर वाला बंद कीजिए तो, L2 L3 इधर साइन कर रहा है वो। अगर हम बात कर रहे हैं 12th के सिलेबस की, तो 12th में 2 बुक है, जैसे 11th में 2 बुक था उसी तरह 12th में भी 2 बुक है। पहला बुक पार्ट 1 है, मोटा तो है लेकिन मार्क्स ही कम रखता है, 2 नंबर कम मार्क्स रखता है, 34 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 34 मार्क्स का। और इसमें 1 से 8 चैप्टर है। कितना? और 1 से 8 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की कहानी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश। एक से कितना?
8 चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज की कहानी है, किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। इसलिए इस बड़े ब्रांच को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। या इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत गतिकी या विद्युत चुंबकत्व। और फिर ये दो सब ब्रांच में, दो छोटे छोटे ब्रांच में टूटता है। एक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। कहीं कहीं इसको वैद्युत स्थैतिकी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैद्युत स्थैतिकी। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जब इलेक्ट्रोस्टेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टेट। ऐसे भी लिखा जाता है इसको, इलेक्ट्रोस्टैट। तो इसको वैद्युत स्थैतिकी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? वैद्युत स्थैतिकी। इसमें भी आपका 2 चैप्टर है। ये तो यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? यूनिट। इसमें कितना चैप्टर है? 2। अब हम आते हैं, इसके बाद इसका मैग्नेटिज्म है। क्या है? मैग्नेटिज्म पढ़ना है। चुंबकत्व। क्या पढ़ना है? चुंबकत्व। और ये दोनों सेक्शन मिला के आपको 8 चैप्टर आएगा। कितना चैप्टर आएगा? 8। ये दोनों सेक्शन मिलाकर टोटल 8 चैप्टर आएगा। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से ही पूरा का पूरा पार्ट 1 बचा हुआ है। पूरे के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मोर देन 60% क्वेश्चंस, 12th के सिलेबस के मोर देन 60% क्वेश्चंस इसी पार्ट से आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन, जब एनसीईआरटी की बुक आप खरीदेगा तो आप देखिएगा कि पार्ट 1 मोटा है और पार्ट 2 पतला है। जो लोग खरीदे होंगे उनको आइडिया होगा, जो लोग नहीं खरीदे होंगे जाके खरीदेगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पार्ट 1 क्या है? मोटा, और पार्ट 2 क्या है? पतला। रीजन इसका ये है कि इसमें न्यूमेरिकल सेक्शन ज़्यादा है, पार्ट 2 में न्यूमेरिकल सेक्शन कम है। लेकिन ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन क्या है? कम है। थ्योरी ज़्यादा है। अब थ्योरी तो बोर्ड में पूछता है। यही कारण है, यही रीजन है कि जब हम पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 में चैप्टर भले ही एक कम है, लेकिन मार्क्स 2 ज़्यादा ही होता है। इसमें कितना मार्क्स था? और इसमें 2 ज़्यादा है कि नहीं? तो सर टोटल 70 ही हो रहा है। तो टोटल 70 ही होता है। 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल मिलता है। इसमें देखिएगा तो मेनली 2 पार्ट है। एक है ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स को क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। और दूसरा है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी। अब सुनिए, ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, चैप्टर रखता है 5, नंबर भी रखता है 22, लेकिन इससे आसान कुछ होता नहीं है। सर क्यों? इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आइडिया दे रहा हूँ। क्या आपने केमिस्ट्री में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा है? पहला चैप्टर है।
क्या आपने केमिस्ट्री में एटम पढ़ा है? दूसरा चैप्टर है। क्या केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत न्यूक्लियस नाभिक के बारे में जानकारी है? तीसरा चैप्टर है। आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा सॉलिड स्टेट, उसमें आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेमीकंडक्टर। चौथा चैप्टर है। समझ रहे हैं ना? तो और एक सेमीकंडक्टर और एक चैप्टर आता है जो थोड़ा सा प्योर फिजिक्स टाइप का आ जाता है, उसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। क्या नाम है? उसमें प्योर टाइप क्या आ जाता है कि अच्छा बताइए सैटेलाइट फ़ोन क्या है, टावर क्या है, एंटीना का क्या इस्तेमाल है, कितना ऊंचा एंटीना होना चाहिए, है ना, हमारा आवाज़ कैसे ट्रांसमिट कर रहा है, रेडियो क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, फैक्स क्या होता है ना, आप जो यूज करते हैं सोशल मीडिया क्या है, मोबाइल टेलीफोनी क्या है, ये सारा चीज़ जो पढ़ना होता है प्योर फिजिक्स टाइप का होता है, वो लगता है मॉडर्न है। नहीं तो मॉडर्न फिजिक्स 125 साल पुराना है। कितना? 1900 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। मॉडर्न फिजिक्स को बनाया था बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर, बहुत सारे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है, एक पार्ट नहीं है। तो मॉडर्न वाला इधर है 90 के एरा में। इंटरनेट क्या है सर? 90 के एरा वाला लास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको हम लोग संचार व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो ये टोटल सेक्शन मिला के 22 नंबर। उसके बाद उससे पहले आता है कौन? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। क्या क्या है? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ये 14 नंबर रखता है। कितना नंबर? 14 नंबर ए, 22 नंबर ए, टोटल कितना नंबर रखता है? 36 नंबर। आप पार्ट 2 देखिएगा तो पतला होगा, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल कम है, इसलिए पार्ट 2 क्या है? पतला है। और इसमें ज़्यादा बोर्ड में मार्क्स पूछता है। कितना? 36 मार्क्स इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इसमें थ्योरी, बोर्ड में थ्योरी पूछता है ज़्यादा, इसलिए क्या है? 36 मार्क्स का है। और इधर क्या है? 34 मार्क्स का। अब कभी भी जब हम रिवीजन भी करेंगे ना, तो यूनिट वाइज करेंगे। कौन सा वाइज? यूनिट वाइज। टेस्ट वेस्ट की भी कहानी होगी तो कौन सी वाइज? यूनिट वाइज। देखिए यहाँ पर पहला यूनिट क्या है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो रिवीजन भी करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पहले रिवाइज करना है। उसके बाद दूसरा यूनिट कौन होगा? मैग्नेटिज्म। तो रिवीजन भी करना है तो क्या करना है? मैग्नेटिज्म को सबको एक साथ रिवाइज करना है। फिर ऑप्टिक्स में रे और वेव 2 चैप्टर आएगा, तो उसको भी क्या करना है? अलग, दोनों ऑप्टिक्स रिवाइज करेंगे तो दोनों रिवाइज करेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स छोटा छोटा चैप्टर होता है मॉडर्न फिजिक्स में, बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं होता। अच्छा, जो आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो केमिस्ट्री में एटम बड़ी दिन तक पढ़े थे, तो आप केमिस्ट्री में एटम केमिस्ट्री वाला पढ़ने लगते हो कि आप पढ़ने लगते हो कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, कैसे होता है, अबव प्रिंसिपल क्या है, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या है, क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजमोथल क्वांटम नंबर, है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ये सब 3-5 बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ने लगते हो। वो केमिस्ट्री वाला हिस्सा है। हमको एटम में सिर्फ फिजिक्स वाला हिस्सा। फिजिक्स वाला हिस्सा क्या होता है सर? जिसमें एनर्जी हो, इसमें क्या हो? एनर्जी हो, वेलोसिटी हो। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारा चीज़ पढ़ा होगा। तो वो सारा चीज़ आपको हमको पढ़ाना है। तो इस मॉडर्न फिजिक्स में छोटा छोटा चैप्टर होता है। सबसे ज़्यादा काउंट करने के लिए चैप्टर इसी में होता है, सबसे ज़्यादा काउंट करने के लिए मार्क्स इसी में होता है, लेकिन सबसे कम दिनों का सिलेबस इसी में है। पहला चैप्टर सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका आ जाएगा ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर, रे ऑप्टिक्स, क्योंकि उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। आप 10th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़े होंगे तो प्रकाश का परावर्तन और मानव नेत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे? तो मानव नेत्र ही नहीं, इसमें डिफेक्ट ऑफ विजन, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, बहुत सारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। इसलिए ऑप्टिक्स 2 लंबा चैप्टर है, एक है ऑप्टिक्स और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, है ना। ये 2 लंबा है, बाद बाकी शॉर्ट है। कौन? मॉडर्न फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 से 1.5 महीना लगेगा मॉडर्न फिजिक्स को कंप्लीट करने में। जो भी है आपको टाइम लगता है पार्ट 1 में, क्योंकि पार्ट 1 में न्यूमेरिकल सेक्शन ज़्यादा है, तो ज़्यादा ज़्यादा न्यूमेरिकल करवाना पड़ता है, ज़्यादा न्यूमेरिकल का टाइप करवाना पड़ता है, इसलिए पार्ट 1 वाले सेक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है, पार्ट 2 वाले सेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, सिर्फ ऑप्टिक्स खींचता है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में टाइम लगता नहीं है। स्टार्टिंग आपका आज तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किए हैं हम लोग, पढ़ेंगे इस चैप्टर कल। तो स्टार्टिंग आपका मान के चलिए तो 16 जनवरी को है, हो रहा है ना, आज 15 जनवरी है, तो आज तो इंट्रोडक्शन है, बहुत सारी चीज़ें बताएंगी आपको कैसे फॉलो करना है। तो स्टार्टिंग मान के चलिए 16, 30 नवंबर तक हर हालत में आपका सिलेबस एक कम्प्लीट रहेगा। कब तक?
30 नवंबर इज़ द लास्ट डेट टू एकम्प्लिश द सिलेबस। उसके बाद रिवीजन और टेस्ट चलेगा, टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा, द बेस्ट है। और कितना लोग ज़्यादा 30 मार्क कहाँ बनता है, कहते हैं हम सेल्फ स्टडी करेंगे। कितना लोग लड़का लोग घरे बैग पैक करके घरे भाग जाता है कि अब हम जा रहे हैं घरे, घर ही पढ़ेंगे, हम घर से पढ़ के मैट्रिक में 412 लाए थे, 72 लाएगा तो फिर टॉप पे हो जाएगा, नहीं 412 नंबर लाए थे कि हम घर ही से जाके पढ़ेंगे। तो जाता था 2 साल तक, तुम इन्वायरमेंट बनाए यहाँ पढ़ने का, तुम जाता है घरे, अब 10th वाला फीलिंग आता नहीं है तो लेप लेता है। तो कभी घर नहीं जाना है, टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। और टेस्ट से तुम भागते हो, बहुत डरपोक तुम लोग हो। बिहार बोर्ड के बच्चे हमेशा देखते हैं, जितना भी बच्चा बिहार बोर्ड का सीबीएसई वाला की भी यही कहानी है, टेस्ट से भागता है। टेस्ट से भागोगे कुछ हासिल नहीं होगा। जिस दिन अगर टेस्ट अरेंज कर दिया जाए, उस दिन आधा लेके गायब। आधा कहेगा सर हमको चाउर लाने लाने जाना है, कोनो कहेगा सर हमारा रिलेटिव हॉस्पिटल में है, तो कौन नहीं आया कहेगा सर पेपरवा देना दीजिए रे छोटा। तो पेपर लेके क्या करेगा तुम, जब तुम दिया नहीं, 1 घंटा क्लास में बैठ कर ऑब्जेक्टिव नहीं दिया, 1 घंटा क्लास में बैठ कर सब्जेक्टिव नहीं दिया, तो तुम पेपर लेके घर पर कहते अचार डालेगा, उस पर भूजा खाएगा। पेपर लेकर तो घर पर लगा 30 मार खा हो जाएगा, और तुम क्वेश्चन देखेगा तो तुम 30 मार खा हो जाएगा। नहीं, 1 घंटा तुम्हारे दिमाग में कितना था, और 1 घंटा में अपने दिमाग से निकाल के तुम कितना पेपर पर लिखे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये हैबिट आपको बनना चाहिए पूरे थ्रू आउट द ईयर। तो चलो, ये 12th की फिजिक्स की पूरा सिलेबस है, फटाफट आपको इसी पैटर्न पे पढ़ना है। ये आपके लिखना शुरू करो। सब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव? इलेक्ट्रोस्टैट और ऑप्टिक्स से, जो लंबा लंबा है ना उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है। वो उस पे नहीं चिपका, उसको तुम पेज पे लिखो इसको, है।
लिख लिया आपने? नहीं, फटाफट लिखते जाइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डेफिनेशन हमें लिखना है। डन? नॉट डन। अरे अब तो लिख लिया होगा। लिखो लिखो। हो गया सबका? चलिए, तो सबसे पहला डेफिनेशन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, कि व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सर? इलेक्ट्रो आखिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है क्या, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ physics. It is a branch of physics in which we study about in which we study about electric charge, electric charge, its moving effect, and related phenomena. डन?
तो कल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स अपना जो चैप्टर है उसका शुरुआत करेंगे। तो यूनिट है पहले गर्ल्स निकलेंगी लिखने के बाद। पहले गर्ल्स निकलेंगी गर्ल्स। हेलो। हाँ। हेलो। फोन किए थे गर्ल, मिस्ड कॉल दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, फिर से आ गया है मिस कॉल इसके। कोई नहीं, ठीक।